एक व्यक्ति अपने पत्नी से मिलने के लिए अपने ससुराल 1.5 साल बाद जाता है। पहली बार जाता है और वहां जाने के लिए अपने पास एक कोल्ड ड्रिंक लेता है, क्योंकि उसकी पत्नी बोल चुकी होती है कि 1.5 साल बाद आ रहे हो, आज इसको हम यादगार बनाएंगे मिलजुल कर, इसीलिए एक ठंडा कोल्ड ड्रिंक ले आओ और बैठ कर दोनों तसल्ली वक्त आराम से पिएंगे। यह बात उधर व्यक्ति सुनता है। सुनने के बाद होता है अपनी पत्नी की बात मान लेता है, कोल्ड ड्रिंक लेता है और साथ लेकर अपने ससुराल पहुंच जाता है। लेकिन उस कोल्ड ड्रिंक के पीने की वजह से उस इंसान की उस वक्त आखिरी वक्त गुजर रहा होता है, लेकिन वह दोबारा अपने घर वापस लौट भी नहीं पाता था। आखिर क्या था उस कोल्ड ड्रिंक में? आखिर कोल्ड ड्रिंक में यह सब कैसे हो गया? उस व्यक्ति के साथ क्या हो गया? इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको स्टडी हुआ चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हो, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आकर यह वीडियो देख रहे हैं, तो एक बार जाकर हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि यह वीडियो आज का जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप इसको जाकर एक बार ज़रूर लाइक कर दीजिए। आज का यह सच्ची घटना है। यह घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है फिरोजाबाद, उसी का थाना लगता है सिकोहाबाद और उसी के करीब एक बूढ़ा गांव पड़ता है। मैं बात कर रहा हूं 12 जून 2019 का दिन होता है। तो सुबह का टाइम होता है। उसी बूढ़ा गांव के करीब एक भोगनीपुर नहर गुजरता है। उस नहर को लोग बूढ़ा नहर भी कहते हैं। लेकिन वहां पर हर साल जेठ माह के आखिरी सप्ताह में गंगा दशहरा लगता है, क्योंकि जहां पर दो गंगे मिलते हैं वहां लोग गंगा दशहरा लगाते हैं। वहाँ भी गंगा दशहरा की पूरी तैयारी चल रही होती है। तभी 12 जून 2019 का वही सुबह का टाइम होता है। तो लोग कई जगह से नहाने के लिए आए हुए थे और नहाने के बाद लोग मेला देखने के लिए जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर कुछ टोली होती है, जो टोली होती है नहाने वाली लड़कियों की टोली होती है, जिसमें कई सारे लड़के होते हैं। वह लड़के उस समय बूढ़ा नहर में नहाने के लिए चले जाते हैं। लेकिन कुछ दूर जाते तो वहाँ पर बालाजी एक मंदिर होता है, वही कुछ दूर पहले नहाने के लिए जैसे ही कोशिश करते देखते हैं साइड में, यानी कि जो नहर का जो पटरी होता है वहाँ पर एक मोटरसाइकिल खड़ी हुई है। उस पर कपड़े रखे, यहाँ तक पैंट और शर्ट रखा हुआ है। उसी के ऊपर एक मोबाइल रखा हुआ है। उसी में से एक लड़का होता है मनोज, जो कपड़ा देखता मोबाइल देखला काफ़ी अचंभा सा रह जाता है। वह सोच लेता है कि आखिर व्यक्ति कहाँ गया, ना कहीं दिख रहा है। तो वह सोचने लगता हो सकता है वह व्यक्ति नहाते नहाते कहीं दूर निकल गया हो। और बिना सोचे समझे मनोज अपने टोली के साथ उसी नहर में कूद जाता है। लेकिन कुछ मिनट नहाता है, तभी मनोज का पैर कहीं लड़ से जाता है। वह काफ़ी चौंक से जाता है। दोबारा वह नहाना शुरू कर देता है, दोबारा लड़ता है। उसके मन में आशंकाएँ कूद बैठती हैं। उसको लगने लगता है कुछ यहाँ पर ज़रूर अनहोनी वाली चीज़ है। इसी बीच वहाँ अपने टोली लड़कियों को आवाज़ भी लगा देता है, जिसमें दिनेश होता है। दिनेश आवाज़ सुनता तुरंत ही अब मनोज के पास पहुँच जाता है। वह भी उसी समय वहाँ उसके पैर में पैर भिड़ाना शुरू कर देता है। लेकिन जब पैर में पैर भिड़ाता है तो काफ़ी लंबा चीज़ उसके पैर में लड़ जाते हैं। उनको काफ़ी अचंभा लगता है। लेकिन जैसे ही अपना हाथ नीचे वह दोनों झुकाते हैं तो उनके हाथ में एक व्यक्ति का हाथ आ जाता है। उनके शरीर में सिहरन से जोड़ जाती है। काफ़ी लोग लड़के को इकट्ठा कर लेते हैं। इकट्ठा होने के बाद सभी लोग मिलकर बाहर निकालते देखते वह एक व्यक्ति का डेड बॉडी है, जो पूरी तरह से लहूलुहान होता है। और लड़के देखकर अचंभा सा रह जाने के बाद तुरंत ही अपने नज़दीकी पुलिस थाने सिकोहाबाद में फ़ोन कर देते हैं। वहाँ के थाना प्रभारी शिव कुमार वर्मा जैसी खबर पाते हैं तुरंत ही अपने डबल टीम को लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। वहाँ के सच्चों को भी खबर दे देते हैं, बड़े अधिकारी खबर देते हैं। सभी लोग मिलकर उसी बूढ़ा नहर के पास पहुंच जाते हैं। देखते वहाँ मेले वालों का, जो व्यक्ति आए हुए थे, उनका जमावड़ा लगा हुआ है। मेले वाले जितने भी शरारती थे लगभग वहीं सभी लोग इकट्ठा सा हो गए होते हैं। अब मेले वाले शरारती तुरंत ही पुलिस की जो जिप्सी होती देखने के बाद हटना शुरू कर देते हैं। थाना प्रभारी शिव कुमार वर्मा उस भीड़ को हटाते वहाँ पर जाते हैं। देखते हैं कि सही में एक व्यक्ति का डेड बॉडी पड़ा हुआ है।
जो काफ़ी तरह से अर्धनग्न होता है, सिर्फ अंडरवियर शरीर पर होता है। पुलिस समझ नहीं पाती कि आखिर यह व्यक्ति कैसे आ गया। वहाँ पर खड़ा मनोज होता है। मनोज से पुलिस पूछ बैठती है क्या सब कैसे हो गया। मनोज कहने लग जाता है कि साहब हम तो इसी नहर में नहा रहे होते हैं, तभी हमारे पैर से टकरा जाता। अपने दोस्तों को बुलाते उसको बाहर निकलवाते हैं। तो यह मामला हमको उस समय काफ़ी अचंभा सा लग जाता है। तुरंत ही आपके थाने में फ़ोन कर देते हैं। वहाँ थाना प्रभारी शिव कुमार मनोज की बात सुनते हैं। सुनने के बाद तुरंत ही अब उसी समय काफ़ी लोगों से पूछताछ शुरू कर देते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति को पहचान नहीं पाता है। मनोज कहता साहब वहाँ पर एक लवारिस मोटरसाइकिल खड़ी हुई है और उसी के ऊपर पैंट शर्ट भी रखा है और उसी के ऊपर एक मोबाइल रखा हुआ था। और शिव कुमार जैसे ही इस बात को सुनते हैं, मनोज की बात सुनने के बाद वहाँ मोटरसाइकिल के पास जाते हैं, देखते कि सही में वहाँ पर एक पैंट शर्ट और मोबाइल रखा होता है। पुलिस अंदाज़ा लगा लेती है कि यह लवारिस जो मोटरसाइकिल है या उसी व्यक्ति को होगी और जो पैंट और जो शर्ट है उसी व्यक्ति को होगी, क्योंकि साइज के हिसाब से उस बॉडी से मैच कर जा रहा था। पुलिस समझ जाती है कि इस व्यक्ति की लग रहा है नहाने से पहले सारे वस्त्र यहीं उतारे होंगे। लेकिन तभी पुलिस के मन में एक आशंका सा गूंज जाता है कि आखिर यह व्यक्ति अपना मोबाइल ऊपर क्यों छोड़कर नहाने के लिए जाएगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति होता है सबसे पहले अपना मोबाइल छुपा के जाता है। और यही शंका पुलिस के मन में जन्म ले लेती है। जब जन्म ले लेती पुलिस भी सोचने लग जाती है, लग रहा है किसी साजिश के तहत इस व्यक्ति की निर्मम तरीके से हत्या कहीं और की गई है और बॉडी लाकर यहाँ डम कर दी गई है। पुलिस यह सब बात अपने मन में जब रख लेती है तो सबसे पहले वह मोबाइल अपने कब्जे में लेते हैं। उस मोबाइल को पूरी नंबरों को खंगालना शुरू कर देती है, खंगालने लग जाती है। लेकिन सब एक नंबर ऊपर निकल के आता है जिसमें लिखा होता है महेश चंद्र बड़े भैया। पुलिस जैसे ही उस नंबर को देखने के बाद उसी नंबर को डायल कर देते हैं और जो व्यक्ति उस नंबर को रिसीव करता है व्यक्ति कहने लग जाता है कि आप कौन बोल रहे हैं। तुरंत जो फ़ोन रिसीव करता है वह व्यक्ति यह बात जैसे बोलता है वहाँ पर चौंक से जाते हैं। वहाँ कहने लग जाते हैं हम सिकोहाबाद के थाना इंस्पेक्टर बोल रहे हैं। और यह बात जैसे उधर व्यक्ति सुनता कहने लग जाता कि साहब हमारा नाम है महेश चंद्र, लेकिन यह नंबर है हमारे भाई पुष्पेंद्र कुमार का है, लेकिन यह आपके पास कैसे आ गया। वहाँ इंस्पेक्टर इधर महेश चंद्र की बात सुनते कहने लग जाते हैं नंबर हमें यहाँ बूढ़ा नहर के करीब मिला है, एक मोटरसाइकिल भी और साथ में उस कपड़े पड़े हुए हैं। यह बात जैसे उधर महेश चंद्र सुनता है काफ़ी अचंभा सा रह जाता, कहने लग जाता कि साहब यह मोबाइल तो हमारे भाई पुष्पेंद्र का है ही और वह मोटरसाइकिल हमारे भाई पुष्पेंद्र का ही होगा। पुलिस उससे बात बता देती है कि लग रहा है यहाँ पर एक व्यक्ति का डेड बॉडी जो मिला है वह कहीं तुम्हारे भाई पुष्पेंद्र का नहीं है। यह बात जैसे महेश चंद्र सुनता है, सुनने के बाद कहने लग जाता कि साहब हमारा भाई कल शाम को लगभग रात को वही 11 बजे के आसपास पुष्पेंद्र अपने ससुराल यानी कि उत्तर प्रदेश की एक उत्तर थाना पड़ता है, उसी के करीब संत कबीर नगर इलाका पड़ता है, वहीं पर अपनी पत्नी पुष्पा से मिलने के लिए गया हुआ था, लेकिन आज तक लौट के वापस नहीं आया, यानी कि सुबह तक लौट के वापस नहीं आया। यह बात शिव कुमार वर्मा सुनने के बाद उससे कहने लग जाते हैं ठीक है एक बार तुम यहाँ पर चले आओ। यह बात महेश चंद्र सुनने के बाद अपने हिस्सेदारियों के पास फ़ोन कर देता, साथ में दोस्तों को साथ लेता और कुछ ही मिनटों का सफ़र तय करके बूढ़ा नहर के करीब पहुँच जाता है। वह भी देखता वहाँ पर भीड़ लगा हुआ, हम भीड़ को हटाने के बाद महेश चंद्र उस डेड बॉडी के पास पहुँच जाता और जैसे देखता है डेड बॉडी को तो उसके मुँह से चीख से निकल जाती, क्योंकि डेड बॉडी किसी और का नहीं होता है, वह डेड बॉडी होता है महेश चंद्र के छोटे भाई पुष्पेंद्र का, जिसकी उम्र होती है 27 साल के आसपास होता है। यह चीज़ महेश चंद्र जैसे देखता है तो एक बार तो वहाँ गिड़ाना शुरू कर देता, कहने लग जाता कि साहब आखिर हमारे भाई के साथ यह सब कैसे हो गया। वहाँ पर खड़े जो व्यक्ति होता है उसमें मनोज कहने लग जाता है कि सुबह के टाइम हमने यहाँ सब आया यह नज़ारा देखता। यह सब बारी बात वहाँ महेश के सामने उधर मनोज बता देता है, महेश सुन लेता है। पुलिस के सामने महेश कहने लग जाता कि साहब हमारे भाई के साथ आज यह क्या हो गया, क्योंकि हमारा भाई अपने दोनों बेटों के साथ अपने घर गृहस्थी में उछला हुआ है, लेकिन उसकी जो पत्नी होती है पुष्पा संत कबीर नगर में आज से लगभग 1.5 साल से अपने ही ससुराल में रह रही है। अब पुलिस जैसे आप बात सुनने के बाद पुलिस को काफ़ी अचंभा सा लगता है। पुलिस कहने लग जाती कि आखिर 1.5 साल से पुष्पा अपने पति पुष्पेंद्र से अलग क्यों रह रही है। अब यह बात जैसे महेश चंद्र सुनने के बाद पुलिस के सामने कहने लग जाता कि साहब पुष्पेंद्र को अपनी पत्नी पुष्पा के ऊपर एक शक होता है और इसी शक की वजह से इनके बीच झगड़े तकरार होते हैं और इसी झगड़ा तकरार होता है
पुष्पा अपने पति को छोड़कर अपने मायके हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है, लेकिन दोबारा अपने ससुराल लौट के नहीं आती। यहाँ तक अपने दोनों बेटों को भी अपने ही पति के पास छोड़ देती है। अब पुलिस जैसी आप बात सुनती है, सुनने के बाद जो होता है कुछ शंका जाकर इधर पुष्पा के ऊपर टिक जाता है, लेकिन पुलिस इधर कुछ जांच पड़ताल करती है और उस बॉडी को अच्छे से पंचनामा करना शुरू कर देती है। देखती है गले पर कोई काला निशान पड़ा होता है। पुलिस को पूरा अंदाज़ा हो जाता है कि इस व्यक्ति का लग रहा है किसी निशान या दबाव की वजह से ही मौत हो गई है। पुलिस सबसे पहले उस बॉडी को पंचनामा करने के बाद अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। और इधर जो होता है महेश चंद्र को अपने साथ थाने ले जाती है और थाने में उससे कुछ पूछताछ करती है। उससे कहने लग जाती है आखिर तुम्हारे भाई का हत्या कौन कर सकता है और क्यों कर सकता है। वहाँ पर महेश चंद्र पुलिस के सामने कह देता, साहब अब हमें पूरा शंका हो रहा है कि खुद ना खुद उसकी जो पत्नी है पुष्पा, उसके ही साथ यह सारा कांड की है, क्योंकि अपने पति से पीछा छुड़ाने के लिए आज से लगभग 1.5 साल पहले ही कोर्ट में दायर मुकदमा कर चुकी है और वह केस भी लड़ रही है। हो सकता है केस में जीत ना मिली हो और इसीलिए गलत कदम उठा ली हो। अब पुलिस इधर महेश चंद्र की बात सुनते उसी के तहरीर पर उधर पुष्पा के ऊपर ही उसके पति की हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है। दर्ज करने के बाद पुलिस की टीम इस केस में जांच पड़ताल शुरू कर देती है। पुलिस की जो टीम होती है अपने हिसाब से जांच पड़ताल करने के लिए कुछ मुखबिरों का व्यवस्था कर लेती है, ताकि यह पता चले क्या जो कह रही है या महेश चंद्र पुष्पा के बारे में इसमें कितनी सच्चाई है। अब पुलिस जैसे इस केस के सिलसिले में अपना पैर आगे बढ़ाते हैं, पता चलता है पुष्पा जो होती है उसी नज़दीकी सरकारी अस्पताल जहाँ पर पुष्पेंद्र का बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया था, वहां पर अपने दोनों बेटों को लेकर पहले से पहुंच चुके हैं। वहां पर काफ़ी मीडिया कर्मी भी होते हैं जो उसी अस्पताल में पुष्पा अपने पति पुष्पेंद्र को देखकर वहां पर पहचान कर लेती है। वहीं पर दहाड़े मारकर काफ़ी चीख चिल्ला रही होती है और मीडिया के सामने उधर पुष्पा कहने लग जाती है कि कल शाम का टाइम था, उसी बीच हमारे जो पिता होते हैं हमारे पति के पास फ़ोन कर देते हैं, कहने लग जाते हैं कि तुम अपने दोनों बेटों को भेज दो हमारे पास, वह यहाँ गंगा दशहरा का मेला लग रहा है और यहाँ देखने के लिए आ जाएंगे, क्योंकि वर्ष बीत चुके हैं, हर वर्ष उसी बीच देखने के लिए दोनों बेटे ज़रूर आ जाते थे। का नाम होता है आकाश और आलोक, और जब आते थे अपनी ज़िंदगी अपने नाना के साथ काफ़ी वक्त तक वहाँ बिताए हुए थे। यह बात उधर पुष्पेंद्र जो होता है अपने ससुर के द्वारा जब सुनता, कहने लग जाता है ठीक है हम उनको सुबह के लिए भेज देंगे। जब सुबह का टाइम होता है 7 बजे के आसपास टाइम होता है, उसी बीच हम खुद अपने पति के पास फ़ोन करते हैं उनको आने के लिए, लेकिन पता चलता है उनका मोबाइल नंबर स्विच ऑफ बता रहा होता है। वहाँ पर पत्रकार इधर पुष्पा से पूछताछ करने के बाद होती है उधर पुष्पा के अपने परिवार वाले आ जाते हैं, सभी लोग आते, इधर पुलिस की टीम भी पहुँच जाती है। पुष्पा को वहीं पर तुरंत ही काफ़ी सवालों को घेरे में ले लेती है, उससे पूछताछ शुरू कर देती है। पुष्पा पुलिस के सामने कहने भी लग जाते हैं ये साहब हमारे बीच लगभग 1.5 साल से दूरियां बनी हुई है, लेकिन हमारे बीच लगभग 2 महीने से दूरियां निपट सी गई है। दोनों का फ़ोन पर बातें होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन हमारे बीच अब तो निपटारा होने जा रहा था। इसी मंगलवार को हम अपने पति को लेकर कोर्ट में गए थे अर्जी दाखिल करवाने के लिए, हलफनामा करवाने के लिए, लेकिन वहाँ पर कोर्ट का उस दिन तारीख बदल गया था, जिसके बाद हमने बालाजी मंदिर पर आकर अच्छे खासे दर्शन किए थे। उसके बाद वह चले गए थे, शाम को बोले भी थे कि तुम आ जाना और बच्चे को भी ले आना, और आज सुबह हम उनके पास फ़ोन किए, पता लगा उनका मोबाइल नंबर स्विच ऑफ बता देता है। और इसी बीच पुलिस के पास जो होता है पुष्पेंद्र का ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाता है। जब रिपोर्ट आ जाता है उसी में पता चल जाता है कि आखिर में पानी में डूबने की वजह से नहीं बल्कि उसका गला दबाकर हत्या कर दिया गया है। पुलिस के सामने यह जैसे रिपोर्ट आता है पुलिस काफ़ी चौंक से जाती है। पुलिस को पूरा विश्वास हो गया होता है इसकी हत्या कहीं सोची साजिश समझी के तहत की गई है। पुलिस वहां से तुरंत लौट आती है और इस केस के सिलसिले को काफ़ी गहराई से जांच-बीच करना शुरू कर देते हैं, लेकिन पुलिस के हाथ में कोई भी सबूत नहीं लगता। अब पुलिस इसी केस के सिलसिले में जाँच पड़ताल करने जब लगती है तो जाँच पड़ताल करते करते लगभग 1 महीने का वक्त बीत जाता है, लेकिन पुलिस के हाथ कोई पुख्ता सबूत ना लगने की वजह से पुलिस इस केस को काफ़ी ढिलाई बतना शुरू कर देती है। लेकिन इधर पुष्पेंद्र का जो बड़ा भाई होता है महेश चंद्र पुलिस थाने के काफ़ी बार चक्कर लगाता है, यहाँ तक बड़े अधिकारियों से जाकर मिलना जुलना शुरू कर देता है। तभी जब काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता फिरोजाबाद जाता है, वहाँ के सचिव के सामने अपने भाई के बारे में पूरी बात बता देता है। पूरा का जो शंका होता है खुद उसकी पत्नी पुष्पा के ऊपर जाहिर कर देता है। अब वहाँ के जो सचिव होते हैं सुनते हैं इसकी खबर
सिकोहा बात पुलिस थाने में देते, थाना प्रभारी को बताते, थाना प्रभारी तुरंत ही एक्शन में आ जाते हैं। एक्शन में आने के बाद सबसे पहले इधर जो होता है पुष्पा का मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल निकलवा लेते हैं और उसी डिटेल के द्वारा पुलिस के सामने काफ़ी चौंकाने वाला मामला नज़र आता है। और इससे यह पता चल जाता है कि घटना वाली रात यानी कि 11 जून को लगभग वही 7 बजे के आसपास पुष्पा के ही नंबर से पुष्पेंद्र के नंबर पर काफ़ी बार बात हुए थे। लेकिन पुलिस जब उस नंबर का पूरा डिटेल सीरियल लगभग 4 महीने के लगातार देखना शुरू कर देती है, पता चलता है पुष्पा के मोबाइल नंबर पर किसी एक अनजान व्यक्ति का लगातार कॉल आ रहे थे और उसी नंबर से लगातार कई बार बातें होते थे। पुलिस जब उस नंबर का अनजान नंबर का पूरा डिटेल देखती है, पता चलता है उस नंबर के अनजान डिटेल का जो नाम होता है वह नाम होता है संतोष शास्त्री, जिसकी उम्र होती है 28 साल के आसपास होता है। असल में संतोष शास्त्री जो होता है और इसी उत्तम थाना के करीब का एक गाँव वह संत कबीर नगर का ही रहने वाला होता है। और जैसे यह बात पुलिस को पता चलता है कि संतोष के नंबर से पुलिस को पता चलता है कि पुष्पा के नंबर से संतोष का लगातार बातें होते थे, यहाँ तक घटना वाले दिन भी बातें हुए थे। इसीलिए पुलिस सबसे पहले अब इधर पुष्पेंद्र का मोबाइल नंबर का पूरा CDR तो देखती है, साथ में उसका लास्ट लोकेशन भी देखा जाता है और उस घटना वाले लोकेशन पे मौके पर कितने मोबाइल नंबर एक्टिवेट थे सबको देखना शुरू कर देती है। तभी पुलिस के सामने उसी लोकेशन पर 3 नंबर निकल कर और आ जाते हैं। वह लोकेशन पर पता चलता है खुद उसकी पत्नी का मोबाइल नंबर दिखा रहा होता है पुष्पा का, और साथ में उसका आशिक होता है, वह कोई और नहीं होता, वही होता है संतोष शास्त्री का नंबर होता है। पुलिस के नज़र में जैसे यह लोकेशन के तहत दोनों का नंबर आता है, आने के बाद पुलिस का शंका जाकर अब इन्हीं के दोनों के ऊपर टिक्स आ जाता है। इसीलिए पुलिस की टीम बिना देर किए 12 अगस्त को ही जाती है अपनी टीम के साथ। इधर जैसे ही पुष्पा के घर धावा बोलती है, पता लगता है पुष्पा तो अपने घर पर है नहीं, लेकिन पुलिस संतोष शास्त्री के घर धावा बोलती है, पता लगता है संतोष शास्त्री भी अपने घर पर मौजूद नहीं है। पुलिस का जो शंका होता है जाकर इन दोनों के ऊपर और गहरा हो जाता है। इसीलिए पुलिस की टीम खबरी लगा लेती है और लगाने के बाद इनके दोनों मोबाइल नंबर को सर्विलांस पे डाल देती है ताकि इनका मोबाइल कहीं भी अगर एक्टिवेट हो तुरंत ही लोकेशन के तहत पकड़े जाएं। अब पुलिस इसी फिराक में लगी रहती है, काफ़ी खबरी भी लग जाते हैं, लेकिन कुछ खबरियों का जो मेहनत होता है वह जल्द से जल्द रंग लाता है। 15 अगस्त को ही दिन होता है, शाम का टाइम होता है। उसी बीच पता लगता है संत कबीर नगर के ही बाज़ार में दोनों मौके पर किसी एक सवारी के इंतजार में खड़े हुए। पुलिस की टीम जैसे पता पाती है जाती है, वहीं से साथ में इधर पुष्पा और उधर जो होता है उसी के बगल खड़ा हुआ उसका आशिक होता है संतोष शास्त्री को, दोनों को अपने कटिल में तो थाने लाती है। इधर जब थाने आते हैं दोनों पुलिस को देखते थर थर काँपना शुरू कर देते हैं। पुलिस इनके सामने वही CDR डिटेल और साथ में घटना वाले रात का यानी कि 11 जून का वह लाट लोकेशन जब निकाल के दिखा देते, दिखाने के बाद पुलिस के सामने दोनों बिना किसी दबाव के पुलिस के सामने इधर जो होता है पुष्पा अपने पति पुष्पेंद्र का हत्या का जुर्म कबूल कर लेते हैं। लेकिन पुलिस के सामने पुष्पा और साथ में इधर संतोष शास्त्री जो पुलिस के सामने सच्चाई रखते हैं, जो कहानी बयां करते हैं, इससे सुनने के बाद लोगों का कलेजा भी दहल से जाता है। असल में इसी उत्तर प्रदेश का एक शहर पड़ता है फिरोजाबाद, उसी के करीब नारखी एक थाना पड़ता है और रमजा गांव पड़ता है। उसी गांव के रहने वाले होते हैं राम निहोर, जिनके टोटल 3 बेटे होते हैं। सबसे बड़ा जो बेटा होता है महेश और जो मझिला होता है नरेश और सबसे छोटा जो होता है पुष्पेंद्र जो होता है अपने ही एक कॉलेज होता है उसी में जाकर पढ़ाई करता है। लेकिन उसी पढ़ाई के दौरान उसका मन नहीं लगता, जिसकी वजह से अपने घर आके बैठ जाता है और अपने भाइयों के साथ खेती गृहस्थी में उलझ से जाता है। लेकिन जब देखते हैं कि अपने भाई का खर्चा बर्चा चलने वाला नहीं, इसी बीच जो होता है इधर दोनों भाई मिलकर पुष्पेंद्र के लिए एक नौकरी की तलाशी करते हैं, उसको काम भी सिखा देते हैं। वह काम जो था खुद गाड़ी डीलिंग का काम कर लेता है, ठीक ठाक उसका घर भी चलना शुरू हो जाता है। लेकिन ठीक 14 साल पहले जो होता है इधर पुष्पेंद्र की शादी पुष्पा से हो जाती है। पुष्पा जो होती है संत कबीर नगर की रहने वाली होती है। उसके टोटल एक और बहन होती है, 2 भाई होते हैं सोनू और मोनी, एक उषा होती है। उषा जो होती है सबसे छोटी बेटी होती है। लेकिन इधर जो होता है उसके जो पिता होते हैं पुष्पा की शादी बेहतर तरीके ढंग से इसकी ज़िंदगी बिताने के लिए इधर आकर पुष्पेंद्र से कर देते हैं। पुष्पेंद्र के साथ अपनी ज़िंदगी इधर पुष्पा आकर बिताना शुरू कर देती। वक्त तो अच्छा बीतने लगता है। देखने में पुष्पा काफ़ी सुंदर भी होती है, चंचल भी होती है, बात करने में एक नंबर होती है। और इसकी बात के चलता देख कर पुष्पेंद्र जो होता है उसकी तरह एकदम से मोहित हो जाता है। लेकिन दोनों का ज़िंदगी कैसे ना तैसे चलना शुरू हो जाता है। वक्त बीतने लगता है, लेकिन ऐसे चलते चलते वक्त होता लगभग 12 साल का वक्त बीत जाता है। इसी बीच
पुष्पा और पुष्पेंद्र के टोटल 2 बेटे होते हैं, जिसमें बड़ा बेटा होता है आकाश, जिसकी उम्र होती है वही लगभग 11 साल, और जो छोटा बेटा होता है जिसकी उम्र होती है 9 साल। दोनों के साथ अपनी ज़िंदगी इधर पुष्पेंद्र जीना शुरू कर देता। वक्त बीतने लगता, अच्छा सा बीतता, लेकिन इसी बीच पुष्पेंद्र के पास कुछ पैसे आ जाते हैं। ठीक 3 साल पहले जो होता है वह इसी सिकोहाबाद के ही करीब संत कबीर नगर के पास एक किसाना नगर पड़ता है, वहीं पर जाकर एक नया प्लाट लेता है। उसी प्लाट में ले जाकर नया मकान बनवा लेता, और जब बनवा लेता अपने पूरे परिवार के साथ उसी किसड़ा नगर में ही रहना शुरू कर देता। और रहने के बाद उनकी ज़िंदगी वहाँ अच्छे से चलने लगती है। लेकिन इसी बीच पुष्पेंद्र सोचने लगता है पहले यहाँ पर हमें जागरण करना चाहिए, और इसी जागरण कराने के लिए व्यवस्था करता है, काफ़ी लोग इकट्ठा करता है। लेकिन उसी जागरण एक कीर्तन मंडली होती है। उसी कीर्तन मंडली में एक लड़का शामिल होता है जिसका नाम होता है अजय। अजय का ही एक अपना बड़ा भाई होता है संतोष शास्त्री। संतोष शास्त्री भी उसी कीर्तन मंडली में होता है, क्योंकि जागरण का कार्य किया करता था। तभी संतोष जो होता है उसमें किसड़ा बना हुआ था, लेकिन उस समय कोई उसमें औरत नहीं होती है। लेकिन किसड़ा के मन में एक लड़की दिख जाती है जो सामने खड़ी होती है, जो औरत होती है, लेकिन देखने में एकदम लड़की सी लग रही थी। वह कोई और नहीं होती है, वह होती है पुष्पा। भले 2 बच्चों की माँ थी, लेकिन देखने में काफ़ी हटपुट लग रही थी। इसी बीच जाकर अब संतोष उधर पुष्पेंद्र से मिलता और बात करता है। पुष्पा जो थी उसी किसान मंडली में शामिल हो जाती है और रुक्मणी का पूरा पोशाक से पहन लेती, पूरी तरह से नाटक कर देती है। और नाटक का जरिया खूबसूरती का नज़ारा देकर इधर संतोष शास्त्री जो होता है एकाएक पुष्पा के ऊपर दीवाना हो जाता। और जब दीवाना हो जाता वहीं उससे बातें कर लेता, वहीं उसका मोबाइल नंबर भी लेता। कहने लग जाता हमारी जो परफॉर्मेंस है ना काफ़ी बेहतर तरीके ढंग से हुआ है, इससे बढ़िया आज तक हमारे पास कोई लड़की नहीं आई। और यह तारीफ देखकर और सुनकर इधर पुष्पा जो होती है संतोष की बातों में उलझ से जाती है। संतोष कह देता है कि अगर कहीं भी जागरण होगा तुमको वहाँ पर ज़रूर बुलाएंगे। यह बात सुनकर इधर पुष्पा को लगने लगता है चलो हमारे पास थोड़े बहुत आज के बाद पैसे तो आएंगे। और उसी दिन से जो होता है इधर जब भी मौका मिलता है इधर संतोष को जब भी कहीं जागरण होता है तुरंत ही पुष्पा के पास फ़ोन कर देता। पुष्पा उसके जागरण में शामिल होने के लिए पहुंच जाती है और वहां पर रुक्मणी का पोशाक पहनकर उसी में शामिल हो जाती है। अब इधर जो होता धीरे धीरे संतोष का जो झुकाव होता है पुष्पा की तरफ होना शुरू हो जाता है और पुष्पा के ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल भी रखने लगता है। लेकिन पुष्पा की नज़र इधर जैसे ही संतोष की ओर पड़ती है पुष्पा समझ जाती है कि आखिर संतोष चाहता क्या है। दोनों के बीच धीरे धीरे दोस्ती भी हो जाती है। लेकिन जहाँ भी जाते हैं दोनों साथ जाते हैं और जाने के बाद दोनों एक ही टेंट में रहते हैं और दोनों के बीच दोस्ती इतना बढ़ जाती है कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल जाता है। प्रेम प्रसंग चलने के बाद दोनों के बीच मोबाइल नंबर के थ्रू आज दिन रातों में बातें होते हैं। दोनों इस तरह अपने परवान को आगे चढ़ाते हैं कि पुष्पा जो होती है अपने दोनों बेटों को भूल चुकी होती है। इधर अपने पति को दांव पे लगा देती है और पुष्पा अपने पति और बेटे को भूल कर इधर इस तरह मग्न हो जाती है कि एक दिन मौका पा जाती है। उसी कीर्तन मंडली के एक टेंट होता, उसी टेंट में जाकर इधर संतोष पुष्पा के साथ संबंध बना देता है और संबंध का जो सिलसिला होता है बेधड़क पुष्पा और साथ में संतोष के बीच चलना शुरू हो जाता है। लेकिन जब भी मौका मिलता खुद पुष्पा मौका देकर इधर संतोष को अपने घर में बुला लेती है, अपने घर में ही आए दिन संबंध बना लेते हैं और संबंध का सिलसिला होता है बेधड़क चलना शुरू हो जाता है। वक्त गुजरने लगता है लेकिन इसकी खबर जाकर आस पड़ोस मोहल्ले में गूंज जाती है और इसकी खबर जाकर उधर पुष्पेंद्र के कान में पहुँचा। पुष्पेंद्र जैसे पता पाता अपनी पत्नी इधर आकर पुष्पा से पहुंचता है, लेकिन पुष्पा कहने लग जाती लोग हमारी तरक्की देखकर जल रहे हैं, आखिर तुम भी लग रहा जल रहे हो। लेकिन इधर जो होता है अब पुष्पेंद्र अपनी पत्नी की बातों पर तो विश्वास नहीं करता क्योंकि उसको यकीन होता हमारे पड़ोसी जो बात कहे पूरी तरह से सच कहे हैं। यह बात अपने पति के पीछे रट्टा लगाकर बैठ जाता है जिसकी वजह से उसको पूरा विश्वास होता है। इसी विश्वास की वजह से अपनी पत्नी का वहीं पर पिटाई कर देता है और इसी वजह से अब जो शंका जन्म लेता है। आए दिन इसी को लेकर इधर पुष्पेंद्र और पुष्पा के बीच झगड़े तकरार होते हैं और झगड़े तकरार होते हर बार होते हैं। हर बार जो होता है इधर पुष्पेंद्र पुष्पा की पिटाई कर देता है और इसकी दुखड़ा जाकर इधर संतोष को सुनाते हैं और संतोष को जब सुनाती है तो संतोष कहने लग जाता है इसका ज़रूर कोई ना कोई तोड़ निकालो। पुष्पा के मन में आ जाता है, सोचने लग जाते हैं क्यों ना हम चले अपने मायके भाग चले और वहाँ हमारा मिलना काफ़ी आसान होगा। तभी एक दिन इधर दोनों के बीच जब झगड़े तकरार होते हैं तो पुष्पा तुरंत अपने पति से वहाँ झगड़े तकरार करके अपने ही मायके चली जाती है और संत कबीर जाकर अपने मायके में रहना शुरू कर देती है। वहाँ रहती है तो अपने प्रेमी से बेधड़क मिलना शुरू कर देती है। 3 महीने वहाँ रहती है लेकिन जब वहाँ वक्त नहीं गुजरता तो अपने मामा के यहाँ जो दिल्ली में रहते हैं पुष्पा वहाँ चली जाती है। वहाँ जाने के बाद अपने प्रेमी संतोष से आए दिन फ़ोनों पर लगी रहती है। वहाँ भी 3 महीना रहती है लेकिन वहाँ भी बिना प्रेमी का उसका मन नहीं लगता और उसके लिए अपने पति के मन से और ख्याल सा पूरा निकल जाता है। और जब निकल जाता है तो इधर अपने मायके भाग आती है। आने के बाद उसका जो प्रेम होता है
संतोष उसको उस्का देता है, कहने लग जाता है तुम जाकर अपने पति के खिलाफ शोषण का आरोप लगाकर मुकदमा दायर कर दो। यह बात जैसी पुष्पा सुनने के बाद में प्रेमी की बातों में आ जाती कोर्ट में अपने पति के खिलाफ ही कोर्ट मुकदमा दायर करवा देती है। और ठीक 6 महीने पहले जो होता है इधर कोर्ट मुकदमा जारी हो जाता है, दोनों के बीच मुकदमा चलना शुरू हो जाता है। इधर दोनों बेधड़क मिलना शुरू कर देते हैं, दोनों को प्यार का जो परवान होता है पूरी तरह से चढ़ जाते हैं। तभी एक दिन मात्र घटना से 2 महीने पहले पुष्पा साथ में संतोष एक ही साथ होते हैं, उसी बीच पुष्पा खड़ी हो जाती है। संतोष कह देता आखिर यह चोरी छुपे मामला कब तक चलेगा, हम भी तुमसे शादी करना चाहते हैं। यह बात जैसे ही पुष्पा सुनती कहने लग जाती है हम भी तुमसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पति के रहते यह शादी कतई नहीं हो सकती। इधर संतोष कह देता अगर यह शादी नहीं हो सकती क्यों ना तुम्हारे पति को पुष्पेंद्र को अपने रास्ते से हटा दो, अगर हटा दो कि हमारी शादी काफ़ी आराम से हो जाएगी। पुष्पा के मन में यह बात बैठ जाता है। उसी समय एक प्लान बनाती, काफ़ी खतरनाक षड्यंत्र रंग देती है और उसी दिन जो होते हैं अपने पति के पास फ़ोन कर देती, कहने लग जाती है कि आज हम तुमसे वह बात करना चाहते हैं जो तुम कभी सोच भी नहीं पाते हो। और यह जैसी बात पुष्पेंद्र फ़ोन के द्वारा अपनी पत्नी पुष्पा से सुनता है तो उधर पुष्पा कह देती है कि हम तुमसे दोबारा वही पति पत्नी वाला रिश्ता रखना चाहते हैं, कोर्ट में जो मुकदमा है उसको हम वापस ले रहे हैं। यह बात जैसे ही पुष्पेंद्र सुनता सोचने लगता चलो बच्चों का सवाल है, बच्चे तो दोनों हमारे पास पड़े हुए हैं, उनकी ज़िंदगी कौन संभालेगा। वह सोच लेता उसी दिन से अपने पत्नी से पुष्पा से फ़ोन पे बात करना शुरू कर देता। दोनों के बातों का जो सिलसिला होता है काफ़ी बेधड़क अपना शुरू हो जाते हैं। पुष्पा अपने पति के मन में पूरी समा जाती है। इधर पुष्पेंद्र भी समझ जाता है कि हमारी पत्नी अब सुधर सी गई है, मौके की तलाश में बैठी रहती है। तभी 11 जून 2019 का वही लगभग रात का 10 बजे के आसपास टाइम होता है। उसी बीच पुष्पा अपने पति पुष्पेंद्र के पास फ़ोन कर देती, कहने लग जाती है कि आज हमारे दूरी का लगभग 1.5 साल का वक्त बीत गया है, आज हम तुमसे अपने ही मायके में मिलना चाहते हैं, इसीलिए तुम्हें हमसे मिलना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि कल मेला है, दोनों मिलकर साथ अपना मेला टाइम स्पेंड करेंगे। यह बात जैसे ही पुष्पेंद्र सुनता कहने लग जाता है कि हमारे दिल में वही तुम्हारी बात जो है गूंज सी रही, हम भी तुमसे मिलना चाहते हैं। पुष्पा वहीं कह देती है ठीक है अगर तुम्हें मिलना है तुम आ जाओ, लेकिन हाँ ध्यान रखना तो तुम एक कोल्ड ड्रिंक ले आना और उसको काफ़ी बेहतर तरीके ढंग से हम दोनों मिलकर पिएंगे, अपना टाइम स्पेंड करेंगे। यह बात उधर पुष्पेंद्र सुनने के बाद अपना जो छोटा बेटा होता है आलोक उससे बोल देता कि हम जा रहे हैं तुम्हारी माँ से मिलने के लिए और हम तो सुबह लौट आएंगे और तुम भी सुबह अपनी माँ के पास अपने नाना के पास दोनों चले जाना। यह बात जैसे ही उधर दोनों बेटों को कहता है दोनों बेटे तुरंत कहते हैं ठीक है पापा जी आप चले जाइए। और पुष्पेंद्र तुरंत अपनी बाइक लेता है, लेने के बाद वहाँ तुरंत ही जैसे निकलने लगता है। उसका जो बड़ा भाई होता है महेश देख लेता, महेश पूछ लेता कहाँ पर जा रहे हो, तो पुष्पेंद्र कह देता है कि अपने ससुराल जा रहे हैं, कुछ अर्जेंट काम आन पड़ा है वहाँ जा रहे हैं। यह बात उधर महेश को जैसे कहता, महेश कहता ठीक है तुम चले जाओ और आराम से सुबह जल्दी आ जाना। और वहाँ से पुष्पेंद्र निकल जाता है, लेकिन 11 बजे के आसपास अपने ससुराल में पहुँच जाता है। ससुराल में पहुँचता तो वहाँ पर पुष्पा जो होती है दरवाजे के बाहर खड़ी होती है, उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है। लेकिन जैसे पुष्पेंद्र पुष्पा को देखता है, देखने के बाद उसके चेहरे की मुस्कान एकदम अलग सी हो जाती है। पुष्पा खुद पुष्पेंद्र का हाथ पकड़ लेती है और कोल्ड ड्रिंक अपने हाथ में लेकर अंदर चली जाती है। जाने के बाद पुष्पा के जितने भी मायके वाले होते हैं लगभग सब गहरी नींद में सो रहे होते हैं। और इधर पुष्पा पुष्पेंद्र को लेकर अपने कमरे में चली जाती है, वहीं चारपाई पर बैठ जाती है और वही कोल्ड ड्रिंक तुरंत ही खोल लेती है। खोलने के बाद अपने किचन में ले जाती है, वहाँ पर 2 गिलास होता है, उसी गिलास में 2 लोग कोल्ड ड्रिंक को ढालना शुरू कर देती है। लेकिन अपने पास रखी हुई काफ़ी सारी नींद की गोलियाँ पुष्पा निकालती है और उसी कोल्ड ड्रिंक के एक गिलास में मिला देती है और दोनों गिलास अपने हाथ में लाती है जिसमें नींद की गोलियां मिली होती है। वह गिलास खुद जाकर पुष्पेंद्र को पकड़ा देती है। पुष्पेंद्र पकड़ता है, कोल्ड ड्रिंक समझकर वह पीना शुरू कर देता है। लेकिन दोनों एक चारपाई पर होते हैं, दोनों सोचते हैं क्यों न चले हम बिस्तर हुआ जाए, हम बिस्तर होने की तैयारी भी करते हैं। लेकिन इसी बीच पुष्पेंद्र को नींद आना शुरू हो जाता है और काफ़ी गहरी नींद में वहीं अपनी चारपाई पर सो जाता है। और जब यह नज़ारा पुष्पा देखती है समझ जाती है कि सारा काम इस नींद की गोली कर चुकी है। तुरंत ही अपने आशिक संतोष शास्त्री के पास फ़ोन कर देते हैं। संतोष शास्त्री जैसी खबर पाता है मौके की तलाश में बैठा रहा, तुरंत अपनी बाइक लेता है। लेने के बाद पुष्पा के ही घर में पहुंच जाता है। पुष्पा उसको इशारा कर देती है, दोनों साथ मिलते हैं, चारपाई पर खड़े हो जाते हैं। जहां पर पुष्पेंद्र गहरी नींद में सो रहा था उसी चारपाई पर जाकर उसके शरीर पर लट जाते हैं, दोनों गला दबाकर वहीं पुष्पेंद्र की हत्या कर देते हैं। और दोनों इस हत्या के राज को छुपाने के लिए और षड्यंत्र से को और पुख्ता बताने के लिए अपने कंधे पर इधर पुष्पेंद्र को लेते हैं। लेने के बाद ले जाकर पुष्पेंद्र की बाइक पर पुष्पेंद्र को बैठा देते हैं। आगे जो होता है उधर संतोष बैठा लेकिन पीछे पकड़कर इधर पुष्पा बैठ जाती ताकि लोगों को लगे कि पुष्पेंद्र कहीं जा रहा है। और यह नज़ारा ताकि लोगों को भी लगे कि कहीं कोई ले जाया जा रहा है।
बाइक पे बैठते हुए इधर संतोष चलाता शुरू कर देता है। लगभग 20 किलोमीटर का सफ़र तय करता है और जैसे ही बूढ़ा नहर के करीब पहुंचते हैं, सिकोहाबाद के थाने के करीब जो बूढ़ा नहर है वहीं पर पहुंचते देखते हैं यहाँ सुनसान जगह है। उनको पता होता कल मेला लगने वाला है और इसी बीच वही समझ कर वहाँ उसके बॉडी को तुरंत डंप करने के लिए प्लान बनाते हैं। सोचते हैं डंप करने से पहले क्यों ना उसके शरीर पर जितने भी कपड़े हैं सबको उतार लिया जाए। वह कपड़ा उतारने के बाद उसका बाइक वहीं खड़ा होता है, उसी बाइक पर ले जाकर कपड़ा और साथ में उसका मोबाइल रख देते हैं और उसके बॉडी को उसी नहर में डंप कर देते हैं। लेकिन डंप करने के बाद वह बॉडी जाकर एक वहीं झाड़ी में फंस जाता है। वह समझ जाते हैं कि बॉडी नहर में बहाव की वजह से बह जाएगा। और यह सब ठिकाने लगाने के बाद इधर पुष्पा और साथ में संतोष शास्त्री अपने काम को अंजाम देने के बाद अपने घर चले आते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने यह सच्चाई जैसे ही उन लड़कों की टोली के द्वारा आता है, आने के बाद पूरी सच्चाई उजागर सा होता है। इसी में पुलिस की जो टीम होती है, इधर संतोष शास्त्री और साथ में पुष्पा को दोनों को अपने कस्टडी में ले जाने के बाद वहाँ की कोर्ट में पेश कर देती है। कोर्ट में इन दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी को दिल को ठेस पहुँचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। और फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।